अब डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, जो नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस दें। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आज की इस संगोष्ठी में मैं महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष तथा फर्स्ट लेडी गवर्नर मित्रा घोष, हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी, जिस प्रांगण में आज ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं उसके महानिर्देशक प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, मेरे बहुत परम मित्र और आज के इस कार्यक्रम के संचालक चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आर.के. व्यास तथा स्वदेशी शोध संस्थान तथा स्वदेशी के इस अभियान में जुड़े और आज यहाँ उपस्थित मेरे सभी बंधुओं, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये संगोष्ठी हमने बजट 2026-27 से संबंधित जो आर्थिक विषय मुख्य रूप से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारी माननीय विदुषी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हमारी संसद के समक्ष बजट पेश किया और 29 जनवरी को उन्होंने ही हमारे गत वर्ष के 25-26 के तमाम जो आर्थिक उपलब्धियां रही हैं तथा साथ साथ में जो भी आज के ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं उन सब के विषय में जो एक इकोनॉमिक सर्वे रखा है उससे भी संबंधित जो विषय आज हैं, हम उन सब विषयों पर जरा संक्षेप में चर्चा करेंगे। मैं तो अपने इस स्वागतीय अभिभाषण में कुछ मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में जिस तरह की एक अनिश्चितता बनी हुई है, जो भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति हमने ट्रंप महोदय के राष्ट्रपति बनने के बाद 20 जनवरी 2025 के बाद से जो उथल पुथल हमने देखी है और जो एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, जिस तरह की ट्रेड वार चल रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी सारी दुनिया के सामने बड़ी एक अनिश्चितता और एक बहुत ही एक गंभीर विषय है। ऐसे के अंदर में जब हम देखते हैं कि पिछले वर्ष सारे विश्व के अंदर में जो आर्थिक प्रगति की जो दर रही वह 3.2% थी, वहाँ भारत की जो आर्थिक प्रगति पिछले साल जो 25-26 में रही, जिसका हमको आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है, वो 7.4%। और यह जो आर्थिक प्रगति की दर जो है, यह विश्व के अंदर में अगर देखा जाए तो आज के दिन जो है भारत तेजी और रफ्तार के साथ जो है अपनी आर्थिक प्रगति करने में सक्षम रहा है। न सिर्फ यह दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक वृद्धि की दर में ऊंचाई पर हम हैं, बल्कि इसकी रफ्तार भी है। और इसके अलावा जो भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स होते हैं, उन सब के अंदर में भी चाहे वो हमारी फिस्कल डेफिसिट हो, वह 4.4%,
हमारी जीडीपी की रही और माननीय अर्थमंत्री ने अगले वर्ष के लिए इसे 4.3% का जो टारगेट रखा है। तो उससे ये भी समझ में आता है कि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है वह भी पिछले साल जो 56% था वह भी अभी घट करके 55.6 है और आने वाले 2-3 वर्षों में सरकार ने टारगेट रखा है कि हम अपने डेट जीडीपी रेशियो को 50% ही रखेंगे। यानी फिस्कल कंसोलिडेशन पर हमारा नियंत्रण है और दुनिया जहां डेट के बोझ से परेशान है, इवन अमेरिका जो इतना बड़ा एक धनाढ्य देश है, वहां पर आज के दिन जो समस्या बनी हुई है 37.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। और सारी दुनिया को अगर देखा जाए तो दुनिया की जो जीडीपी है वो 120 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, किंतु उसे लगभग 3 गुना जो है दुनिया के अंदर ग्लोबल डेट की सिचुएशन आज के दिन बनी हुई है। ऐसे के अंदर में हमें अपने डेट पर नियंत्रण रखना जरूरी है, जिसके लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से सचेत। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उसमें इन्फ्लेशन की बात आती है। तो इन्फ्लेशन के अंदर में आरबीआई ने जो है बराबर 4 से 5% के का टारगेट रखा हुआ है और हमारी जो अभी मुद्रास्फीति को तो कई रूप में हम आते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पता नहीं आजकल कई हेडलाइन इन्फ्लेशन, किंतु लगभग जो है वो इन्फ्लेशन भी जो है हमारे नियंत्रण में अभी है। और चूंकि इन्फ्लेशन नियंत्रण में है और इसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने भी जो है अपनी जो रिपो रेट है उसको भी जो है सतत 1 साल से जो है वो घटा करके अभी 5.25% का ही अपनी रिपो रेट को भी रखा हुआ है। और जो बातें मैक्रो इकोनॉमी के अंदर में आती है वह है कि भी हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कैसी है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसके अंदर में ट्रेड अकाउंट डेफिसिट तो ज्यादा उस पर मैं चर्चा करूंगा, किंतु करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वह अभी हमारी 1.3% ही है, जो कि एक कंट्रोल में हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स हम देखते हैं वो होता है कि भी आपके पॉवर्टी पर नियंत्रण है कि नहीं है। वहां भी हम पाते हैं कि जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो इंडेक्स है वो भी लगभग नियंत्रण में है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक जो इश्यूज रहते हैं, जिनके आधार पर, जिस यार्डस्टिक के आधार पर हम किसी देश की इकोनॉमी को देखते हैं, तो उसके अंदर में स्टेबिलिटी भी है, उसके अंदर में ग्रोथ भी है और कुल मिलाकर के देश जो है आर्थिक प्रगति को प्राप्त कर रहा है। और यह विशेष करके जरूरी इस बात के लिए भी है कि जहां पिछले साल हमारे सामने इतनी तरह की चैलेंजेज आई कि हमको टैरिफ रेट जो है सितंबर महीने से जो है हमारे ऊपर में 50% की इंपोर्ट टैरिफ जो है अमेरिका ने लगाई, और उसके बाद भी जो है जो एक अनसर्टिनिटी का वातावरण बना हुआ था, सारे विश्व में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में जो दिक्कतें आई हुई थी उन सबको पार करके भी जो है आज हम देश के अंदर में हमारे फिस्कल तथा अन्य जो फैक्टर्स हैं सभी को हमने एक स्टेबिलिटी रखते हुए जो है जिस तरह से ग्रोथ हम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही उपलब्धि का विषय है। उपलब्धि तो है, किंतु अभी जो हम आगे विजन 2047 के अंदर में एक विकसित भारत के निर्माण की जो एक हमारी जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री ने जिसके विषय में एक परिकल्पना की है और एक जो है हमने जो संकल्प ले रखा है, तो ऐसे के अंदर में आज हमें ये भी जानना जरूरी है कि 2047 तक जो है हम किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी देश कोई भी एक साध्य या कोई एक टारगेट रखता है तो उसको अपने साधनों के बारे में भी जरा विचार करना पड़ता है कि हमारे कैसे साधन हैं और किस तरह की पॉलिसी हम आने वाले समय में ले रहे हैं, तथा विकसित भारत का मतलब क्या है। ये बात तो पक्की है कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है और आज भी हमने जो विषय रखा है स्वदेशी इकोनॉमी, स्वदेशी का आज के दिन जो है क्या इसके अंदर में रेलिवेंस है, इसको भी जरा समझना जरूरी है। अगर हम आपको ट्रेड के आंकड़े बताएं तो अभी भी जो है हमें ये देखना होगा कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, वहां हम पाते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गुड्स के अंदर में हम टोटल एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विसेज को मिला करके तो वह हमारा 825 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल था, और इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कहीं बहुत ज्यादा है 919 बिलियन डॉलर, और हमारे पास में जो नेट डेफिसिट है वो 94.7 बिलियन डॉलर की है।
तो ऐसे के अंदर में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में भी एक चिंता जताई गई है कि हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो लगातार वाजपेयी जी के NDA-1 के जमाने में कुछ 2 वर्षों में जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था, किंतु अदरवाइज अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष जो है हमें करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजरना पड़ रहा है। और इसके लिए उन्होंने चिंता का विषय रखा है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना उसको बढ़ना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है और ये बताया कि अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इसी ढंग से चलता है तो हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही बनी रही तो हमारी जो डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन कैपिटल के ऊपर में बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो विदेशी पूंजी का जो दबाव हमारे देश पर लगातार जो बनते जा रहा है उसके ऊपर में उन्होंने भी चिंता जताई है। और मैं मोटे तौर पर आपको बता सकता हूं कि आज के दिन जो विदेशी पूंजी जो विनियोजन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है और स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो दोनों ही जो है लगभग FDI भी लगभग $1 ट्रिलियन हमारे देश में है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी जो क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू आ रहा है वो भी लगभग $1 ट्रिलियन है। और अभी जो हमारे पास में लेटेस्ट जो दिसंबर 2025 के जो आंकड़े हैं उसके अंदर में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 750 बिलियन, यानी 2.750 की हमारे पास जो है ट्रिलियन डॉलर की हमारे ऊपर में आज के दिन विदेशी पूंजी का बोझ है। और उसके ऊपर में हर साल अगर इस तरह से बढ़ते तो हम कुछ ही 2 साल 3 साल के अंदर में हमारी जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो $3 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। हमारी GDP जो है वो $4 ट्रिलियन की है, किंतु अगर हमारा जो है एक्सटर्नल डेट अगर इतना होता और अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $700 बिलियन का है, तो इसके अंदर में जो है विदेशी पूंजी की जो एक बर्डन हमारे पर उसको जो सर्विस जो हम करते हैं उसके लिए जो डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, उन सब का मिलाकर के लगभग $40 बिलियन का जो है प्रत्येक वर्ष हमको करंट अकाउंट के अंदर में भुगतान करना पड़ेगा। तो ये चिंता जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में बताई गई है कि हम अपने डेट सर्विस को जो एक्सटर्नल डेट है उसकी सर्विस में हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमको ठीक करना है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन आज के GDP में वो लगभग 14% है। उसमें अगर हम माइनिंग, क्वेरी और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी तथा कंस्ट्रक्शन का जो 7 to 8% है सबको जोड़ते हैं तो 27% आता है। एग्रीकल्चर का भी जो इसी तरह जो प्योर एग्रीकल्चर वो 13-14% है, कि उसमें एनिमल हस्बेंड्री तथा लाइवस्टॉक को जोड़ देते हैं तब जाकर वो 17% के आसपास आता है। तो लगभग जो है 60% के आसपास जो है हम सर्विसेज सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा एंथ्रोपिक क्या एक नई कंपनी आई है, इसका जो अभी ऐप निकला है उस ऐप के आधार पर जितनी बैक ऑफिस सर्विसेज हमारी जो TCS और इन्फोसिस इत्यादि कंपनियां जो कर रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजेस आ गई है कि ये बैक ऑफिस का काम जो है अब AI टूल के द्वारा जो है बहुत आसानी से जो है वो कर पाएंगे। तो अभी जो हमारे ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में लगभग $250 बिलियन की जो डेफिसिट हो रही है और जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमा करके उसको हम मेकअप कर ले रहे थे, आने वाले दिनों में सर्विस एक्सपोर्ट जो है हमारा बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, इसको हमको जरा देखना पड़ेगा। मैं स्वदेशी की बात इसलिए कर रहा था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो इसके लिए स्वदेशी तकनीक का व्यवहार होना बहुत जरूरी है। और स्वदेशी के तकनीक के व्यवहार के लिए हमको हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज जो है हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो हम 0.7% हमारी GDP का हम खर्च करते हैं रिसर्च के ऊपर में। आज अमेरिका जिसकी GDP $30 ट्रिलियन है, चाइना जिसकी GDP $20 ट्रिलियन है, वो अपनी टोटल GDP का 3% के लगभग 2.5 to 3% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो उनका जो इन्वेंशन है, जो उनके जो इनोवेशन है वो इस तरह के हैं कि उनका जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज दुनिया में जो 34 लाख के लगभग जो पेटेंट फाइल होते हैं उसमें 16.5 लाख के आसपास जो पेटेंट जो है सिर्फ चाइना फाइल करता है, जो सारे टोटल पेटेंट का 47.5% के आसपास होता है। उसी तरह अमेरिका लगभग 5 लाख पेटेंट फाइल करता है, जापान भी जो है 3.5 लाख के आसपास पेटेंट फाइल करता है, साउथ कोरिया भी उसी तरह फाइल करता है, यूरोप के अंदर में, जर्मनी में, सभी में पेटेंट काफ़ी ज़्यादा फाइल। हमारे पास जो पेटेंट फाइल होते हैं वो 1 लाख से कम है और उसके अंदर में 50% लगभग जो है मल्टीनेशनल कंपनी के ही पेटेंट फाइल होते हैं, या बाकी फिर जो हमारा CSIR गवर्नमेंट या हमारी यूनिवर्सिटी वो फाइल करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है क्योंकि वो R&D में खर्च नहीं करता है तो उनके पेटेंट भी नहीं बन रहे हैं और उसके कारण से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, नतीजा ये है कि आज हमारे देश के अंदर में जो मोटर गाड़ी ऑटोमोबाइल्स हम देखते हैं 80% से ज़्यादा मोटर कार जो है वो बाहरी विदेशी कंपनी होती है। उसी तरह घर में जाएंगे तो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, हमारे
जो लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, इत्यादि अधिक से अधिकतर चीज़ें जो है आज हम बाहर की व्यवस्था, चाहे वो यहाँ पर एफडीआई के रूप में बना रहे हों, चाहे हम इम्पोर्ट कर रहे हों, क्योंकि वो विदेशी ब्रांड की चीज़ें हैं। तो इसलिए स्वदेशी का ये मानना है, और प्रधानमंत्री ने भी इसको बार बार स्वीकार करके कहा है कि स्वदेशी यानी वोकल फॉर लोकल, जिस पर हमको होना पड़ेगा, हमें स्थानीय वस्तुओं को जो है व्यवहार में लाना पड़ेगा। ये बात जो है एक अंडरलाइनिंग ट्रूथ है, जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम विदेशी वस्तुओं पर अगर निर्भर रह करके अगर बराबर इंपोर्ट करते रहे और जिस तरह की ट्रेड डेफिसिट बनती रहेगी, तो अभी हाल के समय आपने सबने देखा होगा कि हमारा जो रुपया जो 85 रुपीज़ के आसपास था 2025 की शुरुआत में, अभी जो है वो 90 पार करके 91 हो गया। यानी देयर इज ए डिवैल्यूएशन ऑफ 7% इन आवर इंडियन रुपी। और अगर ये डिवैल्यूएशन चलता है तो हमारी जो जीडीपी होती है, पिछले साल हमारी जीडीपी जो है 330 लाख करोड़ थी, जो इस साल अभी के जो आंकड़े जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जीडीपी के फिगर्स दिए हैं, वो 356 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। किंतु जिस जीडीपी को हम पिछले साल 85 रुपीज से डिवाइड करके जो हम आंकड़ा पाते थे, वो हमारी जीडीपी जो है $3.89 ट्रिलियन की होती थी। अभी आईएमएफ ने जो रिवाइज फिगर जो दिए हैं, जो अप्रैल में जो फिगर दिए थे, उसके हिसाब से हमारी जीडीपी का ये अनुमान था कि हमारी जीडीपी जो है जापान को क्रॉस करके 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अभी जो आंकड़े जो दिसंबर में जो नया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो जारी किया है, उसके हिसाब से जो है हालांकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, किंतु वो जीडीपी जो है हम जो सोच रहे थे कि 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे, अभी लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, किसी को इस बात को डाउट नहीं करना चाहिए। आई एम कोटिंग यू फ्रॉम द ऑफिशियल फिगर्स कि वी स्टिल कंटिन्यू टू बी द 5th लार्जेस्ट। अभी हम 4th भी नहीं हुए, 3rd होने की तो बात दूसरी है। अगर हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन होता रहा तो 356 लाख करोड़ जो अभी जो जीडीपी का आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है, उसको अगर आप 90 की भी एवरेज से अगर निकालेंगे तो वो जीडीपी जो है $4 ट्रिलियन के आसपास ही रहेगी। यानी हमें इन दोनों बातों से सावधान रहना है कि एक तो हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है उससे हमारी जो है फॉरेन कैपिटल का जो विदेशी पूंजी का बोझ हम पर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो है वो रुपए का जो अवमूल्यन होता है, उसकी जो जीडीपी में हमारा जो डिनोमिनेटर जो बनता है, उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जीडीपी जिसको हम ट्रिलियन डॉलर में बताते हैं, वो हमारी गति उतनी नहीं हो पाती। इन दो बातों से सावधान रहने के लिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएं, हम स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो। किंतु अब साथ में मैं एक सिर्फ बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अभी हमने हाल में जो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमने जो एफटीए जो साइन किए हैं, उन एफटीए के अंदर में जिस तरह से हमारे भारत सरकार ने जो कमिटमेंट किए हैं कि आने वाले 5 सालों में $500 बिलियन के जो बराबर जो है हम इंपोर्ट करेंगे, तो उससे जो है हमारी इंपोर्ट की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब उसको अगर हम किसी तरह, जो कि एक सवाल है कि अगर क्या हम अपने एक्सपोर्ट को भी उसी तरह से बढ़ा पाएंगे। इसको एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाते हैं, हमारे देश की जो क्वालिटी है गुड्स की और प्राइस की जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बराबर करनी पड़ेगी। मुझे कोई संदेह नहीं है, भारत के पास में जो ऊर्जा है, भारत के पास में जो टैलेंट है, उसके द्वारा हम जो है वैसा कर सकेंगे। किंतु ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इस चैलेंज को समझने के लिए हमको हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर मजबूत होगा, हमारा एमएसएमई सेक्टर अगर मजबूत होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मजबूत होगा, तो इन दोनों के आधार पर ही जो है हम आगे मजबूती के साथ बढ़ पाएंगे। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए इतना ही कहकर के अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को हृदय से फिर एक बार जो है पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी का विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।